नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 305 है या पार्ट नंबर 304 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ये श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 501 हो रहा है, 501 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 500 हो रहा है, फिर 500 से यहाँ पर 497 यानी 97 हो रहा है, 497 से यहाँ पर 492 हो रहा है, 492 से 485 हो रहा है और 485 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए 500 से क्या लिख रहे हैं, 501 से 500 लिख रहे हैं यानी -1 कर रहा है। ठीक है, 500 यहाँ पर 500 से क्या लिख रहे हैं, 497 लिख रहे हैं तो माइनस यहाँ पर 3 कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 97 से 497 से 492 लिख रहे हैं तो माइनस कितना कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको 5 कर रहा है। ठीक है, 5 कर रहा है और 97 देखिए यहाँ पर 492 से 485 लिख रहे हैं तो 492 में 487 तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 7 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 492 में जब यहाँ पर 7 को माइनस कर देंगे कितना गया, 485 आ जाएगा। अब 485 में कितना माइनस करेंगे कि अगला संख्या ज्ञात होगा तो यहाँ पर 9 कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब क्या लिख रहे हैं, विषम संख्या लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 तो यहाँ पर क्या करते हैं 485 में 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 476 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 476 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 476 हो जाएगा। तो 476 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 8 जो है ना यहाँ पर 32 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 4 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है 8 से 32 कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए तो अगर यहाँ 8 दिख रहा है, 8 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे तो 38 देखिए 38 के 24 से 8 के 32 यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी 8 के 32 आ गया। उसी प्रकार से अगर 4 में 4 से गुना करते हैं तो कितना देगा 16 आ गया। 16 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है तो 8 का यहाँ पर क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे तो 8 कितना गया यहाँ पर आपको 64 आ गया। ठीक है, और 64 में 2 से भाग करते हैं तो कितना गया, ये 32 आ जाएगा। कितना गया 32 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 32 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 को भी रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या दिख रहा है यहाँ पर 4 दिख रहा था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, ये 16 आ गया और 16 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना गया, ये 8 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कितने वृत्तों की संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने वृत्तों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है। ठीक है, ये 3 दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 है, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है। ठीक है, 6 के बाद में देखिए यहाँ पर 7 को रखते हैं, 7 के बाद में फिर यहाँ पर 8 आ गया, ये 9 आ गया, ये देखिए 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और यहाँ पर 13 दिख रहा है। ठीक है, यानी इस आकृति में कितने वृत्तों की संख्या दिख रही है, तो 13 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 13 को दिख रहा है। यानी 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए हितेश, देखिए यहाँ पर देखिए हितेश अपनी कक्षा में शीर्ष 28वें स्थान पर तथा यहाँ पर नीचे से 13वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंपल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हितेश जो ना अपनी कक्षा में शीर्ष ले, यानी ऊपर से कितना स्थान पर है, 28वें स्थान पर है। यहाँ पर 28 को रख लेते हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि नीचे से 13वें स्थान पर है, तो नीचे से 13वें स्थान पर रखते हैं। आगे बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल कक्षा में विद्यार्थी पूछेगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 3 कितना गया, 11 हो गया। और 11 के हाथ में लगे 1 हो गया, 2 1 3 1 4 आ गया, कितना गया यहाँ पर आपको 4 आ गया, यानी 41 आ गया। 41 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना गया, ये 40 आ गया। यानी देखिए तो वही पूछा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 40 हुआ है। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। आधारित प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं पर 5 संख्याएं आधारित है। आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर दिया है ना कि देखिए उदाहरण छोड़ दीजिए और नोट छोड़ दीजिए। आपको सवाल देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंपल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे दी गई 3, देखिए बोल रहा है कि नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 को संख्या दिए, इन 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 संख्याओं पर आधारित है। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखिए 995 दिख रहा है, ये 995 दिख रहा है, ठीक है। ये क्या लिखते हैं, इसको मान लीजिए बड़ी संख्या रखते हैं, इसको बड़ी रखते हैं, ठीक है, बड़ी हो गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए तीसरे अंक है, तो तीसरा अंक कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 हो गया। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या को पहले अंक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रही है, 281, ठीक है। हाँ देखिए 281 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 281 दिख रहा है। ये 281 कौन है, छोटी संख्या है, यहाँ पर छोटी को रखते हैं, ठीक है, छोटी संख्या के। देखिए बोल रहा है कि पहले अंक में जोड़ा जाए, तो यहाँ पर पहला अंक कौन दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में क्या बोल रहा है कि जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना गया, 5 2 7 आ गया, यानी 7 आ जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अंक है, देखिए यहाँ पर अंक संख्या और प्रतीक के श्रृंखला को संभाल लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कैसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक क्या दिख रहा है, अन्य प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर एक संख्या दी है, के नीचे दी गई अंक संख्याएं प्रतीक और श्रृंखला का संभाल लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर हम क्या दिए, एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में आपको संख्या भी है, अंक भी है और प्रतीक भी है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर प्रतीक को रखते हैं, ठीक है। यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, यानी देखिए यहाँ पर सबसे यानी क्या होना चाहिए, पहले संख्या होना चाहिए। ये प्रतीक है, प्रतीक के पहले क्या होना चाहिए, संख्या है। आगे बोल रहा है कि ठीक है बाद में एक अन्य प्रतीक है, बाद में भी एक क्या है, प्रतीक है, ठीक है, ये प्रतीक दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको बताना क्या है, यानी आपको बताना है कि इन श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद भी एक प्रतीक दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कौन सी दिख रही है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, देखिए एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या है, इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, यानी एक दिख रहा है आपको, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है अब कहीं, हाँ देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, एंड के पहले क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, और उसके बाद भी क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, 2 दिख गया। और देखिए और कहीं दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर तो संख्या दिख रही है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको 4 को रखें, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी ओम को रखेंगे तो भी नहीं हो रहा है, यानी अदरेट को रखेंगे नहीं हो रहा है। यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या और जिनके बाद प्रतीक है, तो 2 है। यानी 2 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद में एक
प्रतीक आता है। तो यहाँ पर 2 दिख रही है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी दावा जो ना दावा बीमारी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पुस्तक जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, दावा। दवा बीमारी से कैसे संबंधित है, यानी दावा को लेने से बीमारी दूर होती है। यहाँ पर दूर होती है, ठीक है, देखिए जैसे दूर होती हैं, ठीक है, दूर होती हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो दावा को लेते हैं तो बीमारी दूर होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर पुस्तक को लेंगे तो क्या होगा, यानी ज्ञान तो होगा, तो ज्ञान नहीं, ये दूर होने के बाद कर रहा है, ठीक है, दूर होने के बाद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, अज्ञानता हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम पुस्तक लेंगे तो जैसे दवा लेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगा, तो पुस्तक लेंगे तो जब हम पुस्तक लेंगे तो जो हमको पास में अज्ञानता होगा वो दूर हो जाएगा, जो हम नहीं पढ़े उसको अज्ञानता हो जाएगा, ठीक है, वो ज्ञान मिल जाएगा। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अज्ञानता दूर होगा ना, यानी अज्ञानता, ठीक है, अज्ञान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अज्ञानता हो जाएगा, ठीक है, ये अज्ञानता दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यानी दूर होती हैं, ठीक है, होती हैं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से दवा लेने पर दूर बीमारी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर पुस्तक लेने से अज्ञानता दूर हो जाता है। तो यहाँ पर अज्ञानता हो जाएगा। अज्ञानता को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए DEF है, यानी GHI और K एक गोलकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी HI के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, EG के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी D और E के बीच केवल H बैठा है, और K I का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी F के दाएं जोर से गिनने पर F और E के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 गो व्यक्ति है। जैसे यहाँ पर देखिए DEF है, यानी देखिए GHI 6 हो गया, और यहाँ पर K गोलकार मेज, ठीक है, यानी मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोल को बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ तक बना दिए। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 7 गो, तो 4 हो गया, 5 हो गया, और एक 7 हो गया, ठीक है, 7 व्यक्ति होगा। ये सारे क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए तो इस सबको क्या करेंगे, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। देखिए यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि आई जो है ना वो एच के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो आई है एच के, तो मान लीजिए यहाँ पर एच रख लेते हैं, ठीक है, एच रखते हैं। एच के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठे हैं। कौन बैठा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है तो एच आई से तीसरे स्थान पर, तो क्यों बाएं से, तो यहाँ पर बाएं आ गया ना, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आई बैठा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आई को रखते हैं, ठीक है, ये आई हो गया, आई बैठा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर ई जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ई है ना वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर जी को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखते हैं, एफ को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ई दिया है ना, ई दिया, हाँ, ई को क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि बोल रहा है कि ई जी का बाएं से दूसरे स्थान पर, तो जी का बाएं कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ये दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि डी और ई के बीच में केवल एच बैठा है, लेकिन डी और एच के बीच में केवल डी बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एच हो गया और यहाँ पर एच हो गया, ठीक है। डी ई के बीच में, तो डी और ई, तो डी तो ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डी और ई के बीच में एच को, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, तो यहाँ पर आपको ई को रखते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, ई आपको ई दिया है, ये क्या दिख रहा है, ई है ना, ठीक है। आगे देखिए, हाँ ई है, ई और डी के बीच में कौन बैठा है, तो एच बैठा है, डी को यहाँ पर रखते हैं, एच बैठ गया। फिर इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं कि के आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो के है ना वो आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो के आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसको इधर रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एफ के बाईं ओर से गिनने पर, देखिए एफ के दाहिने ओर से, तो एफ को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एफ के दाहिने ओर से गिनने पर एफ है और ई, तो एफ ई दिख रहा है और ई दिख रहा है। एफ और ई के दाहिने ओर से नहीं, बाईं ओर से गिनने पर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। बाईं ओर से गिनने पर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं,
ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको एफ के बाएं दिखा रहा है, ठीक है, एफ के बाएं से ओर से गिनने पर कितने व्यक्ति दिखा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एफ के बाएं ओर से देखिए, एफ के दाहिने दिया है ना, देखिए एफ के दाहिने ओर से गिनने पर इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए तो एफ ई दिख रहा है और ई दिख रहा है, ठीक है। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1 2 ये 2 व्यक्ति दिख रहा है ना, यानी 2 व्यक्ति दिख रहा है, यानी एफ और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो 2 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारतीय दिया है, डॉक्टर दिया है और पुरुष दिया है, तो सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, डॉक्टर मिल रहा है। सबसे कॉमन यहाँ पर क्या रखते हैं, डॉक्टर को डी रखते हैं, ठीक है, डॉक्टर। कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, भारतीय भी होते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, ये भारतीय को रखते हैं, ठीक है, भारतीय। यानी कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, भारतीय भी होते हैं, ठीक है, भारतीय हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्टर भारतीय भी होते हैं, कुछ भारतीय भी डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुष भी रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पुरुष, ठीक है, पुरुष हो गया। यानी कुछ पुरुष यहाँ पर भारतीय भी होते हैं और कुछ पुरुष डॉक्टर भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर भी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और कुछ भारतीय भी क्या होता है, पुरुष भी होते हैं। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि राम अनिल का भाई है, ठीक है, और यहाँ पर गोपाल का पुत्र है। बोल रहा है कि अनिला, ठीक है, अनिला गोपाल की पत्नी है, नंदू गोपाल के पिता हैं, ठीक है। तो अनिल का नंदू से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि राम जो है ना अनिल का भाई है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, राम को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको राम को रखेंगे, ये यहाँ पर रखेंगे या यहाँ पर रखते हैं, देखिए यहीं पर रखते हैं, ठीक है, ये राम हो गया, ठीक है, ये राम हो गया। राम जो है ना वो क्या दिख रहा है, अनिल का भाई है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अनिल को भाई को रखते हैं, ये अनिल हो गया, ठीक है। अनिल का क्या दिख रहा है, अनिल का भाई है, ठीक है। अनिल का भाई कौन है, यहाँ पर राम हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि और गोपाला का पुत्र है, लेकिन गोपाल का पुत्र कौन है, राम है। देखिए यहाँ पर आपको गोपाला लिख रहा है, ठीक है, गोपाला, ठीक है। गोपाला का पुत्र कौन है, तो गोपाला का पुत्र राम है, ठीक है, ये पुत्र है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है पुत्र है। अनिल जो है ना, अनिला गोपाला की पत्नी है, लेकिन अनिला जो है ना वो गोपाला की पत्नी है, तो गोपाला का पत्नी कौन हो गई, तो यहाँ पर अनिला हो गई, ठीक है, अनिला हो गया, ठीक है। अनिला क्या हो गई, पत्नी हो गई, ये पत्नी दिख रही है, पत्नी दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, पत्नी है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें आगे देखिए क्या बोल रहा है कि नंदू गोपाल का पिता है, जो नंदू है ना वो गोपाल का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंदू को रखते हैं, ये नंदू, ठीक है। नंदू जो क्या है, गोपाल का पिता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पिता दिख रहा है, ठीक है, गोपाल का पिता हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, आगे इसमें बोल रहा है कि अनिला, देखिए अनिल का नंदू से क्या संबंध है, और अनिल को और नंदू से समझ बताना है। देखिए अनिल को और नंदू से कैसे समझते हैं, आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, गोपाल, जिसे यहाँ पर अनिल और राम क्या दिख रहे हैं, दोनों आपस में भाई हो गया, तो भाई होगा तो ये दोनों आपस में भाई हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए गोपाल का पुत्र कौन दिख रहा है, तो गोपाल का पुत्र यहाँ पर राम भी दिख रहा है, तो राम दिख रहा है तो अनिल भी होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तो भाई है, ठीक है। अब इसका क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है। जब गोपाल का पिता हो गया, नंदू क्या है, पिता है, गोपाल का पिता कौन है, नंदू हो गया, ठीक है, और इसका बेटा कौन हो गया, राम हो गया, और यहाँ पर अनिल भी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि देखिए अनिल जो है ना, अनिल का नंदू से क्या संबंध है, यानी अनिल नंदू के पुत्र का पुत्र है। जो देखिए यहाँ पर अनिल है, अनिल और नंदू के, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, नंदू, नंदू का बेटा कौन हो गया, गोपाल, और गोपाल का बेटा कौन हो गया, राम, यानी बेटा का बेटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि पुत्र का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्र हो गया, यानी पुत्र का, ठीक है, ये पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं अनिल, ठीक है, अनिल जो है ना वो नंदू, ठीक है, नंदू का पुत्र है, ठीक है, यानी पुत्र का पुत्र
हैं, ठीक है, पुत्र का पुत्र हैं, क्योंकि देखिए नंदू का पिता कौन हो गया, नंदू हो गए, यहाँ पर है गोपाल का पिता नंदू हो गया और नंदू का बेटा राम हो गया, और राम और अनिल दोनों आपस में भाई है, तो इसका बेटा दिख रहा है गोपाल, गोपाल का बेटा कौन दिख रहा है, राम, राम और अनिल का है आपस में भाई है, तो यहाँ पर इसका बेटा हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि अनिल का, देखिए अनिल जो है ना, अनिल वो नंदू के पुत्र का पुत्र है। देखिए यहाँ पर जो अनिल है वो नंदू के पुत्र का पुत्र है, तो यहाँ पर पुत्र का पुत्र देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो पुत्र है, हाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, पुत्र का पुत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित चित्र से लगभग यानी मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको ये उता आकृति दिया है, ये जो प्रश्न आकृति दिख रहा है ना, इस तरह की जो आकृति है, इस तरह की आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस आकृति में मिलता जुलता यानी मिल रहा है, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, प्रश्न को समझ लीजिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि ये प्रश्न आकृति है, इस तरह की आकृति बताना है कि चार ऑप्शन में से किस आकृति में मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, देखिए इस तरह का आकृति ना कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए में दिखेगा, ए में तो खुद नहीं दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको इधर दिया है, लेकिन हमको क्या कर रहा है, ये पूरा पूरा बना रहा है, ठीक है, ये दोनों में स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ये दोनों में स्पर्श कर रहा है, ये नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, सी के देखिए सी में तो आपको ये त्रिभुज दिया है नहीं है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये मिलता जुलता दिख रही है, इस तरह का आकृति क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। देखिए कथन के आने पहला में क्या दिए कि सभी कविताएं कहानियां हैं, सभी जो कविताएं हैं ना वो क्या दिख रहा है, कहानियां हैं। तो मान लीजिए सभी कविताएं, तो यहाँ पर कविताएं को रखते हैं, ये सभी कविताएं हो गया, ठीक है, कविताएं ना, कविताएं, ठीक है, यानी सभी जो कविताएं हैं वो क्या दिख रहे हैं, सभी कविताएं कहानियां हैं, क्या दिख रहे हैं, सभी कविताएं क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर कहानियां हैं, ये कहानियां रखते हैं, ठीक है, कहानियां, ठीक है, एक कहानियां है यहाँ तक, ठीक है। ये बोल रहा है कि सभी कविताएं क्या है, कहानियां है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि सभी लेख कविताएं हैं, सभी लेख जो है कविताएं, यानी कविताएं के अंदर में क्या दिख रहा है, लेख दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, ये लेख हो गया, ठीक है, ये लेख हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिखा कि सभी लेख कहानियां हैं, जो सभी लेख है ना वो देखिए सभी लेख क्या दिख रहा है, कहानियां का अंदर में दिख रहा है, यानी कहानियां का अंदर में दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर कोई कहानियां लेख नहीं है, हमको बोल रहा है कि कोई कहानियां लेख नहीं है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सभी कहानियां के अंदर में लेख है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो दूसरा गलत बोल रहा है, जब दूसरा गलत बोल रहा है तो पहले क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं कि वन कौन सा आपको सही दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में यहाँ पर पूरा किसी संख्या, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक कक्षा में यानी किसी दिन यानी 5% छात्र अनुपस्थित हैं, यदि उपस्थित, देखिए उपस्थित छात्रों की, यहाँ पर छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक कक्षा है, ठीक है, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए बोला कि एक कक्षा में यानी किसी दिन यानी 5% छात्र जो है वो अनुपस्थित है। अनुपस्थित का मतलब कौन, वो नहीं आया, 5% छात्र नहीं आया, तो आया कितना 95%, क्योंकि टोटल कितना होता है 100% होता है। आगे बोल रहा है कि यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में कितने छात्रों की कुल संख्या थी। देखिए कितनी संख्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले कि माना की संख्या, देखिए माना के कुल कक्षा में छात्रों की संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पर छात्रों रखते हैं, ठीक है, यानी छात्रों की संख्या कितना होता है, यानी टोटल 100 होता है, तो 100 में से क्या करता है कि 5% वो नहीं आया, तो कितना आ गया 95% अनुपस्थित, नहीं उपस्थित हो गया, ठीक है, 95% उपस्थित हो गया। जब 95% उपस्थित है, अब बोल रहा है कि छात्रों की क्या करना है,
देखिए तो बोल रहा है कि तो उस दिन कक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या थी। तो कुल छात्रों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर टोटल कितना दिए, देखिए उपस्थित छात्रों की संख्या दी 38 दिए, ठीक है 38 हो गया। फिर यहाँ पर गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, 100 करेंगे और यहाँ पर जो उपस्थित छात्र है उसको बट्टा में रखेंगे। ये कितना गया, 95 आ गया, क्योंकि 5% अनुपस्थित मतलब नहीं आया और 95% आ गया है। अब इनको सोल्व करेंगे, देखिए इनको सोल्व करेंगे तो कितना गया, ये 38 आ गया, ये क्या आ गया 38 हो गया, ठीक है ये 3800 और 38 बटा में कितना करते हैं, 3800 बटा में ये देखिए ये 00 है, ठीक है और यहाँ पर 95, इनको काटेंगे तो कितना नंबर में कट रहा है, ये 40% कट रहा है, ठीक है कितना 40%। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है, तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं होगा, यहाँ पर क्या पूछा है कि तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर 40 गो, कितना संख्या में 40 गो है, ठीक है। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और उसकी मरम्मत में 5,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत ज्ञात यानी लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक विकास है, ठीक है वो क्या कहे कि 30,000 में बाइक पुरानी खरीदती है, ठीक है खरीदती हैं और उसमें क्या किया कि 5,000 देखिए मरम्मत खर्च लगाता है। तो टोटल कितना हो गया, ये 35,000 हो गया, क्योंकि 5,000 में 30,000 में खरीदा था और 5,000 और लगाया तो 35,000 को ना 35,000 था। यदि उसके जो उस है ना उस यानी उस बाइक को 42,000 में बेच देता है, वो 42,000 में बेच भी दिया तो उसका बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, ये पुरानी बाइक हो गया, ठीक है जो पुरानी बाइक कितना दिख रहा है, वो 35,000 में 30,000 में खरीद रहा है, ठीक है यहाँ पर देखिए ये 30,000 में खरीदता है पुरानी बाइक और मरम्मत में कितना 5,000 खर्च करते हैं, तो 5,000 इसी में जोड़ देंगे, ठीक है ये 5,000 और लगाता है तो कितना हो गया, ये 35,000 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर आपको, ये 35,000 आ गया, ठीक है ये 35,000। तो 35,000 क्या आ गया, क्रेमुल आ गया ना, 35,000 क्या आ गया, क्रेमुल आ गया। तो यहाँ पर आपको CR रखते हैं, ठीक है यानी CI ना, क्रेमुल क्या होता है, CI होता है, ठीक है ये CI हो गया यानी क्रेमुल हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए वो 42,000 में बेच भी दिया है, तो जब 42,000 में बेच दिया तो क्या करते हैं, यानी क्रेमुल माइनस बिक्रेमुल हो गया, यहाँ पर क्रेमुल हो गया तो बिक्रेमुल क्या हो गया, तब बिक्रेमुल यानी SI होता है, ठीक है SI रखते हैं SI, ठीक है यहाँ पर SI कितना गया, SI आपको 42,000 दिए क्योंकि 42,000 में बेच दिया है, ठीक है वो 42,000 में बेच भी दिया, 42,000 में बेच दिया। अब ध्यान से देखिए ये 35 क्या हो गया, वो 35,000 में खरीद लिया, ठीक है और 42,000 में बेच दिया तो उसका लाभ कितना हो गया। देखिए तो यहाँ पर 35 है 5 30 है और यहाँ पर 2 इधर आ गया तो 7,000 में उसको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ 7,000 हुआ। एक बार घटा भी लेते हैं या उसी प्रकार से बना लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर 35,000 में बेचा तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बार लिख लेते हैं, देखिए एक बार लिखते हैं लाभ परसेंटेज, ठीक है यानी लाभ बराबर यानी लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो ये कितना आ गया 42,000, 42,000 में क्या कर रहा है वो बेच रहा है, ठीक है 42,000 में बेच रहा है, 42 में से क्या करते हैं वो 3,000 क्या करते हैं, सॉरी 35,000 ने दिया है, ये 35,000 को क्या करते हैं माइनस कर लेंगे, 35,000 माइनस करेंगे फिर गुना कितना दिख रहा है, ये 100 दिख रहा है, ठीक है 100 आ गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए अभी टोटल कितना है CP लिखते हैं, ये कितना आता है 35,000 आ गया, ठीक है 35,000। अब इनको ध्यान से देखिए यहाँ पर जब 42 में से 35 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7,000 बचेगा, ठीक है ये 7,000 हो गया। ये तो सब आपको रखबे करेंगे, ठीक है ये 100 रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 35,000 दिख रहा है, ठीक है ये 35,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए अगर 3 जीरो से 3 जीरो काटते हैं तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है 3 जीरो से 3 जीरो तक काट दिए तो यहाँ पर आपको बच्चा कितना है 35 दूनी के 70 आता है, ठीक है तो यहाँ पर 35 दूनी के 70 आ गया, तो 35 दूनी के 70, यहाँ पर 35 दूनी के 70 आ गया तो 1 2 3, हाँ ठीक है यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर कितना गया काटने के बाद में 35 दूनी के 70 आ गया, ठीक है यानी 35 दूनी के 70 तो कितना गया 20% आ गया। तो आपसे वही बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना गया था 20%, तो 20% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए छूट की दर ज्ञात करें, ठीक है जब अंकित मूल्य यहाँ पर 1880 और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितने हैं 1598। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है यानी छूट परसेंटेज दर यानी छूट दर ज्ञात करना है, यानी आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है जब अंकित मूल्य कितना दिए 1880 दिए और यहाँ पर विक्रय मूल्य दे दिया 1598 दिए, तो क्या करना है दर ज्ञात करना है, यानी आर का मान ज्ञात करना है। देखिए जब यहाँ पर आपको दे दिया है
तो वस्तु का अंकित मूल्य रखते हैं। देखिए वस्तु, ठीक है, यानी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित, ठीक है, अंकित मूल। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मूल दिख रहा है। तो अंकित मूल कितना दिख रहा है, ये 1880 दिख रहा है, ठीक है, यानी ये 1880 हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, विक्रय मूल दिख रहा है, विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल, ये विक्रय मूल हो गया था। विक्रय मूल भी कितना दिया है, तो 1598 दिया है, ठीक है, 1598 हो गया। देखिए क्रय मूल भी हो गया, विक्रय मूल भी हो गया। तो आपको क्या करना है, हमको छूट दर ज्ञात करना है, ठीक है। जिससे दर यानी आर बराबर, दर बराबर क्या होता है, इन दोनों का करेंगे 1880 में, ठीक है, 1880 माइनस यानी 1598 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, और बाटा में कितना रखेंगे, 1880 होता है, ठीक है, 1880 हो जाएगा, ये 1880 हो गया। क्योंकि देखिए क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, फिर यहाँ पर क्रय मूल रखेंगे, ठीक है, यही हो गया। अब इसको माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, या इसको फिर सबसे गुना करना होगा ना, यहाँ पर अभी गुना छोड़ दिए, ठीक है, ये गुना करना होगा। जब गुना करेंगे इसको माइनस करेंगे, माइनस करके गुना करेंगे तो कितना क्या, 28 आ गया, ठीक है, यानी 28,200 हो गया है, और 28,200 दिख रहा है, ठीक है, यानी 28,200। तो बाटा में फिर कितना बचेगा, फिर यहाँ पर आपको कितना है, 1880 है, 1880 है। अब इनको सोल्व करेंगे, इन सबको सोल्व करेंगे तो कितना है, 15 मिनट में कट जा रहा है, कितना है, 15 मिनट में। तो आपसे वही बोल रहा है कि छूट दर ज्ञात कीजिए, यानी छूट दर। तो यहाँ पर छूट दर होता है, मान लीजिए छूट दर हो गया है, ठीक है, ये छूट दर हो गया। तो छूट दर कितना गया, यानी 15%। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिए, ये सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।